आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। नवनीत गोयल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कस्टम्स एंड जीएसटी और कन्वीनर हैं इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी सीएआईटी। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं महेंद्र लूनिया साहब, एमडी हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। लूनिया सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं हरमिंदर साहनी सर, फाउंडर एंड एमडी वजीर एडवाइजर्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है साहनी सर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत गोयल सर आपसे कर रहे हैं। सीआईटी का अनुमान काफ़ी बढ़िया लग रहा है सर। 4,75,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है और पिछली बार के 4,25,000 करोड़ के लगभग 17% अलग है। इस बार सर कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये दिवाली बम्पर शॉपिंग वाली हो रही है सर? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, हम सीएआईटी में हर स्टेट में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट पे छोटे छोटे व्यापारियों से जुड़े हुए हैं और उनसे जो डेटा आ रहा है उससे लग रहा है एक बहुत ही बम्पर दिवाली इस बारी चल रही है। ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, व्हाइट गुड्स हो गए, इवन ट्रैवल, हर जगह लोग खुल के खर्च कर रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है। जीएसटी कट्स आए, इनकम टैक्स से रिलीफ मिला, लेकिन सबसे बड़ा जो खर्च आदमी जब करता है तो तब जब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो। देखिए, कोविड के टाइम में भी लोगों के पास पैसा था लेकिन लोग खर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है एक बहुत पॉजिटिव माहौल है। जो ट्रम्प साहब के टैरिफ्स आए थे वो भी लगता है कि भारत उसको सॉल्व कर लेगा, गवर्नमेंट उसको टैकल कर लेगी और चारों तरफ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण एक बहुत जबरदस्त इस वक्त परचेजिंग चल रही है। हमारा एस्टिमेट है कि लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में भी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास जो टोटल परचेजेस होंगी, 10-11 लाख करोड़ की इस बारी सेल होगी, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट 15 से 20% ज्यादा होगी। एब्सोल्युटली। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 4-5 लाख करोड़ तो अभी, और फिर उसके बाद फिर आगे का जो सीजन है उसमें भी लगभग इतना ही, तो 10-11 लाख करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा पैच रहने वाला है, बम्पर शॉपिंग वाला। लूनिया सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या हम देख रहे हैं? रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, बट दिल में अंदर से निवेशक हों या फिर ग्राहक हों, हर किसी के मन में एक दुखदुभी भी चल रही है कि ठीक है कहीं ये रैली जो है एकदम से सरप्राइज ना कर दे नेगेटिवली। तो आगे का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं सर? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको अपने सभी पैनल को और ये पूरे अपने दर्शक परिवार को विघ्नहर्ता गोल्ड महेंद्र लुनिया की तरफ से दीपावली की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपने देखा कि दिवाली से पहले ही सोने और चांदी के दाम ने अपनी दिवाली बना ली है और बनाते जा रहे हैं। ये इसके बारे में हमने पहले से भी बताया था कि गोल्ड के रेट्स काफी सारे बढ़ जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। इस साल हो सकता है कि काफी सारे लोगों ने पहले से बुकिंग किए हुए हैं और वो अपने गहने इस दिवाली में ले ले, लेकिन उनकी जो प्योरिटी है वो हो सकता है वो 22 कैरेट को घटा के 18 कैरेट 14 कैरेट तक आ सकती है और कई जगह पे अभी 9 कैरेट के भी गहने बनने शुरू हो गए। तो लोगों का जो परसेप्शन है गोल्ड खरीदने का वो थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। पर्सनल यूज के लेने के बजाय अब लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज्यादा ले रहे हैं। जैसे ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड में काफी सारी खरीदारी हो रही है। ये जरूरी भी है क्योंकि हम गोल्ड फिर किसी यूज में नहीं लाते हैं। जैसे बाकी चीजें हैं, हम उपभोक्ता ये चीजें हैं, इसे हम हमारे दैनंदिन यूज में वापरते हैं, लेकिन अबाउट गोल्ड ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि इस दिवाली सीजन में भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का व्यू गोल्ड के बारे में रहने ही वाला है, लेकिन वो फिजिकल के बजाय मुझे लगता है कि ज्यादातर डिजिटल में शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। यानी कि फिजिकल के अलावा अब डिजिटल की तरफ ज़्यादा रुझान आप आगे का देख रहे हैं। आगे आपसे और आउटलुक लेंगे सोने और चांदी का, कहाँ पर कॉशियस रहने की भी संभावनाएं हैं वहाँ पर भी देखेंगे। बट साहनी सर, ओवरऑल आप देखिए सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, बट एक तरह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और ख़ास तौर से क्योंकि हमारा बाजार अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल उथल पुथलों से तो अछूता नहीं रह सकता, इसलिए कंज्यूमर सेंटिमेंट
जब उत्सव आ रहा है तो अवश्यंभावी है कि वो उत्साह दिखाएगा, लेकिन सबटेक्स्ट ये भी है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए कंज्यूमर सेंटिमेंट पर ये जो कंफ्यूजन है, इसकी स्थिति में आप आगे की ट्रैजेक्टरी कैसे देख रहे हैं साहनी सर? कि वो एक बात कहते हैं ना कि अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, अब यहाँ से तो ठीक ही होना चाहिए। तो आई थिंक उस उम्मीद पे चल रहा है बाजार अभी, क्योंकि जितना बिगड़ना था इससे ज्यादा, कि अभी इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं देखा था माहौल। इतना कंफ्यूजन, इतनी वॉर्स चल रही हैं, फिर ऊपर से टैरिफ वॉर शुरू हो गई और फिर टेक्नोलॉजी की वॉर शुरू हो गई, वो सब चल रही है। तो अभी आई थिंक उलझने सारी हो गई, अब ये सुलझने की तरफ ही जाना चाहिए सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ें एक साथ भी नहीं सुलझेंगी, लेकिन एक एक करके सुलझती जाएंगी। तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ह्यूमन साइकी जो है ना, हम कई बार एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को कैप्चर करती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आती है। और फिर जो फेस्टिवल होता है, खासतौर पे हमारे देश में, हमें तो इंडिया के बारे में ही पता है, खासतौर जब फेस्टिवल का माहौल होता है उस टाइम उम्मीद और भी पॉजिटिव हो जाती है आदमी की, हर तरफ हर चीज़ वो पॉजिटिवली देखने लगता। तो आप यही मान लीजिए कि ये अच्छा हुआ जो सब कुछ होना था पिछले कुछ महीनों में हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि दिवाली के साथ ये सुधरने लगेगा और लोगों की स्पेंडिंग में वही देख रहे हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड की तरफ से अगर देखें ना, तो इंडिया का जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि अलग एंगल से, लेकिन जो एक मीडियन एज जो हमारी 30 के नीचे होने का जो कारण है ना, और फिर उसके बाद 30 से 40 के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इन लोगों का कंजम्पशन के बारे में विचार बिल्कुल ही अलग है। और जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन लोगों का खर्च की ओर, सेविंग की ओर से ध्यान हट के खर्चे की तरफ चला जाता है कि अब कुछ पता तो है नहीं क्या होना है, तो चलिए खर्च करते हैं, मजा करते हैं। तो आई थिंक उस कारण जो भी अनसर्टेनिटी बनी रही, ये अंडरलाइंग ट्रेंड तो स्ट्रांग होता ही जा रहा है विद टाइम, और नीचे नीचे जाता जा रहा है कि कहाँ अपर मिडिल क्लास से शुरू हुआ, फिर उसके नीचे गया, फिर उसके सब तरफ जाता जा रहा है कि आदमी खर्च करके इंजॉय करना चाहता है आज ही। कोविड का इसमें कितना रोल है नहीं है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एज का सबसे बड़ा फैक्टर है कि इतनी यंग कंट्री के अंदर इतने यंग लोगों ने इतनी अनसर्टेनिटी ये देखी है 8-10 सालों में, तो वो कहते हैं ठीक है यार, जो होगा देखेंगे, खर्च किया जाए। और त्योहार तो अच्छा रीज़न है ही है, जैसे ट्रैवल के बारे में मेंशन किया है, वाइट गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप सबसे बड़ा इसका साइन तो वही दिखता है जो आईफोन जो इंडिया में $7-8 बिलियन के बिक गए। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप समझिए, अदरवाइज तो गोल्ड से भी नीचे है मेरे ख्याल से, तो आईफोन भी डेप्रीशिएटिंग एसेट है बियॉन्ड ए पॉइंट। उससे कॉल करने, मैसेज, मेल के अलावा उसका क्या यूज़ है, लेकिन लोग उसके लिए इतना पैसा देने के तैयार हैं, सब देते हैं हम लोग। तो हो गया वो, क्योंकि कौन दे रहा है, ऐसा नहीं कि जो लोग सच में मतलब एफ्लुएंट है वही दे रहे हैं। टीवी इतने का नहीं खरीदा लोगों ने लाइफ में जितने का फोन खरीद लेते हैं। तो है एफ्लुएंस तो बड़ी बड़ी है, लेकिन एस्पिरेशन से ज्यादा टेंडेंसी टू स्पेंड, कि खर्च करने का जो आदत है, विलिंगनेस टू स्पेंड जो है ना, वो देश में बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। और वो आपको दिखाई देगा, हर साल हम यही कहेंगे कि पिछले साल से ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा। ये बिल्कुल ट्रेंड जो है ना, ये हिलने वाला नहीं है अगले कई सालों ये तक। आपने बिल्कुल सही कहा सर, और ये हमारे सामने की ही बात है कि टीवी, फ्रिज, या छोटा फ्रिज है तो बड़ा फ्रिज, छोटा टीवी है तो बड़ा टीवी, मैनुअल वॉशिंग मशीन है तो ऑटोमेटिक में शिफ्ट। इसको लोग फिजूल खर्ची, लग्जरी को लोग फिजूल खर्ची से जोड़ते थे, और एक ट्रेडिशनल जो एक माहौल बना रहता था कि साहब अरे इससे अच्छा बैंक में रख दो, सेव कर लो, क्यों फिजूल खर्ची कर रहे हो। वहां पर सेंटिमेंट में बहुत बड़ा चेंज आया है, और अब जो पुराने लोग हैं, यानी कि माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, वो भी एनकरेज करते हैं अपनी यंगर जनरेशन को कि आज अच्छे से जीना सीखिए, अपने लिए इन चीज़ों को सहूलियत के रूप में देखते हैं, लग्जरी से ज़्यादा। तो वो भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सेंटिमेंट तो हमारे सामने ही सब कुछ चेंज हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि सर्कुलेशन जो हो रहा है इकोनॉमी में, वो भी हमें दिखाई मैं कोई एक पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ पे, उन्हें लाइटर वेन की, ये सारा देश पंजाबी हो गया है ऐसा लग रहा। रिफ्यूजी आए थे, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाओ पियो ऐश करो, चंगा खाओ चंगा पाओ, ईट वेल ड्रेस वेल। अभी सारा देश पे ऐसा हो रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन एब्सोल्युटली सर। बट एक कुछ ऐसी चीज़ें भी है गोयल सर, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपका एनालिसिस समझना चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि कल 3 बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और समझाएंगे कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट हुआ है। उससे पहले मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा कि जिस अवधारणा को लेकर जीएसटी के रिफॉर्म्स लेकर के आए गए थे, उसमें कुछ चुनौतियाँ शुरुआत में कही गई थी। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो कंज्यूमर सेंटिमेंट और आप देख रहे हैं, खरीदारी जो देख रहे हैं, वो जीएसटी रिफॉर्म्स उस अवधारणा की परिणति तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है सर, या आगे भी इस तरह के रिफॉर्म्स हमें जारी रखने होंगे? देखिए, अगर आप मेरे को परमिट करें तो पहले साहनी साहब ने जो बोला उसकी बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा। प्लीज सर। देखिए, हम एज ए देश 20, 25, 30 साल पहले
हम लोग जोड़ने की सोचते थे, सेविंग्स की सोचते थे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक अनसर्टेनिटी थी। आज एक कॉन्फिडेंस है, हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बहुत ज्यादा लार्ज एक यंग पॉपुलेशन है। जिस यंग पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, हर प्रोफेशन में हम देश से, सब देशों से एक बिल्कुल लड़ कर उनके साथ चल पा रहे हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के कारण वो आज अपैरल हो गया, ट्रैवल हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, खुले दिल से खर्च कर रहे हैं। पहले जमाने में हमारा खर्चा सिर्फ घर में होता था, घर बनाने में या शादी के वक्त गोल्ड सिल्वर में। तो पुराने लोग वो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन जो जितनी तरह के खर्चा कर रही है, डाइन आउट के लिए जा रही है, रेस्टोरेंट में जा रही है, तो इन सब सेक्टर से फायदा हो रहा है। और ये सेक्टर मेरे ख्याल से गलत नहीं है खर्चा, इसमें बहुत जॉब्स मिल रहे हैं और ये खर्चा हमारी इकोनॉमी को आगे ही लेके जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने क्वेश्चन पूछा, जीएसटी में हमने जो रेट रिफॉर्म्स किए हैं, इसका इफेक्ट सामने दिख रहा है, बहुत तेज दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स रिफॉर्म इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें आगे भी और रिफॉर्म्स होंगे। जीएसटी 2.0 का एक इशू, एक जो लेग था, दैट वाज टैरिफ रैशनलाइजेशन, जो हो गया है। अब नेक्स्ट आई एम श्योर जो गवर्नमेंट सोचेगी, वो सोचेगी प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशंस। जो आज छोटे व्यापारी पे एक बहुत बड़ा भार है रिटर्न फाइलिंग का और कंप्लायंसेस का, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, जिससे कि एक व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, उस पर भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा उसको। एब्सोल्युटली। तो ये है जीएसटी की वजह से अब एग्जैक्टली क्या क्या आएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा जब तीनों मंत्री सामने आएंगे। बट यस, ये एविडेंट है, ये सामने दिख रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाने की होड़ कंज्यूमर्स में भी है और उसका इम्पैक्ट भी हमें आगे उसी तरह का दिखेगा। अब वापस आते हैं गोल्ड और सिल्वर में, ख़ासतौर से गोल्ड में। सर थोड़ा सा ये बताइए लुनिया सर कि कौन कौन से ऐसे विंडोज़ हैं जो थोड़ा सा आप चैलेंजिंग मानेंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कूलिंग इसी तरह रैपिडली होती रही, मॉनेटरी ईजिंग फिर होती रही, तो क्या गोल्ड रैली में स्लो डाउन हम देखें, या जो ओवरबॉट कंडीशंस दिखाई दे रही हैं क्या उससे प्राइस कनेक्शन आएगा? मतलब कौन से वो ऐसे पॉइंट है सर जहां पर सतर्क रहना है और जहां पर समझ जाना है कि यहां थोड़ा रुक के? दीपक जी, अगर आपने देखा रहेगा पूरे 1-2 महीनों में ही गोल्ड ने तकरीबन 40% का हाइक दिया हुआ है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो हाँ, ओवरबॉट हो चुका है। और लेकिन अगर आप फंडामेंटल को देखते हो तो फंडामेंटल इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि गोल्ड नीचे ज्यादा करेक्ट हो। उसका रीजन ऐसा है कि काफी सारी चीजें, बावजूद सहानी साहब या तो फिर सर के कहने से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यस, हम एनर्जेटिकली परचेस करेंगे, हमारी ग्रोथ स्टोरी अलग से चलेगी, लेकिन हमें सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी गोल्ड के दाम के साथ नहीं देखनी चाहिए या सिल्वर के दाम के साथ नहीं देखनी चाहिए। हमें देखना होता है वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो कोई भी चीजें अभी भी बदली हुई नहीं है। एक तरफ आप डॉलर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, डॉलर के प्रति फेथ कम होते जा रहा है। अमेरिका का डेप्ट 38 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 40 ट्रिलियन डॉलर होने की कगार पे है। उनकी जो डेफिसिट है वो 2 ट्रिलियन डॉलर की हर साल हो रही है। ऐसे में एक बड़ा सा देश जो पूरे वर्ल्ड को फ्यूल का काम करता था इकोनॉमिकली, उसको अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं वो दिवालिया होने की कगार पे आ चुका है। ऐसे में डॉलर पे का फेथ पूरे वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। इसका ही कारण हमने देखा है कि हर देश की बैंक्स गोल्ड खरीदने में लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा कम हो गए। हाँ, थोड़े से साइड वेव हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है कि 1.25 लाख या 1,15,000 से लेकर 1,25,000 तक आपको गोल्ड के प्राइसेस 3-4-6 महीने के लिए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर से गोल्ड की रैली चालू रहेगी। अगले साल की अगर मैं बात करूंगा आपको, तो मैं आपको एश्योर दूंगा कि यस, गोल्ड के प्राइसेस 1,75,000 के ऊपर एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना है। चांदी की बात करूंगा मैं आपको, हो सकता है कि चांदी में भी आपको एक बार थोड़ा सा करेक्शन मिले,
लेकिन वो भी पहले जैसा नहीं दिखेगा। जो 70, 72, 75 हजार के बाद एकदम से 30 हजार रुपया आया था, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। 1,60,000 के दरमियान है अभी, जो घट के थोड़ा सा 1,40,000 तक आ सकता है। अगर हम आज की भी बात करें, अगर आप अभी भी देख पा रहे हो, तो गोल्ड में आज शाम के सत्र में 1 से 1.5 घंटे पहले 2,000 रुपए की कटौती आ चुकी है। चांदी में 15,000 के आ चुके। ये कुछ एक मौके मिलेंगे आपको जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाकी खरीदारी होने के बाद। और आपने बड़ा नंबर दे दिया सर, 1,75,000 बाय द एंड ऑफ 2026। तो ये जी बताता है कि ब्रॉडर लेवल पे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अभी एक तरह से बुल रन ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, कुछ शॉर्ट जो सिनारियोज बनते हैं उसमें कुछ करेक्शंस ज़रूर आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल अब आपने एक साल की हमको तस्वीर दे दी। यही तस्वीर मैं आपसे भी साहनी सर समझना चाहूँगा कि ओवरऑल हम आगे की तस्वीर क्या देख रहे हैं। अभी कल हमारा तमाम प्रेशर के बावजूद हमने देखा जो क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स हैं मर्चेंडाइज और सर्विसेज के, उसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एस्टिमेटेड ग्रोथ 4.5% के आसपास की है। ठीक है, इंपोर्ट भी थोड़ा बढ़ रहा है हमारा और बाकी चीज़ें भी, थोड़ा सा वहाँ पर भी प्रेशर है, बट ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं सर अगले एक साल के लिए? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरीज को हम थोड़ा समझना चाहें तो वो कैसी रहेगी? कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो ये टैरिफ का चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है, उसके ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके बिना, क्योंकि ये बात सम कारण क्या क्या हो उसका, लेकिन जो भी हो, लेकिन कहीं भी मेन मीडिया में बात ही नहीं हो रही है कितने जॉब लॉसेस हो रहे हैं जो 50% टैरिफ के कारण है। आप टेक्सटाइल या गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें और एमएसएमईज की हालत की बात करें तो हालत खराब है। तो जब हमें दिवाली से बम्पर नजर आ रही है, लेकिन कुछ लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा अगर ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है। फिर गवर्नमेंट की ओर से भी कोई ऐसा रिस्पाइट है नहीं, और गवर्नमेंट भी कितना करेगी, वो भी एक लिमिट है। तो अब इस सारी चीज को देखते हुए अगले साल में सबसे बड़ा एक वही फैक्टर नजर आता है। उसके अलावा क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स को अगर छोड़ दें, जिसमें सबसे बड़ा यूएस टैरिफ का फैक्टर हो गया, अगर उसको छोड़ दें तो इंडिया की अपनी जो कंजम्पशन स्टोरी है, इंडिया की जो अपनी डेमोग्राफिक्स है, इंडिया की जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अर्बनाइजेशन की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, एजुकेशन की है, फूड की है, ऑर्गेनाइज, हर सेक्टर को ऑर्गेनाइज होने की जो जरूरत है, वो इकोनॉमी को चलाता रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले एक साल के अंदर बारिंग एनी आई वुड से अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक दिस और दिस थिंग कंटिन्यूइंग फॉर टू लॉन्ग, ये लंबी चल जाए बहसबाजी, वो तो सब पॉजिटिव ही नजर आ रहा है अगले एक साल में। अब बात करते हैं ट्रम्प के पीस नोबेल प्राइज की। उसको अगले साल मिलना चाहिए इसलिए कि इंडिया चाइना की दोस्ती करा दी उसने। इसका इंडिया को कितना फायदा होने वाला है वो हमारे ऊपर है कि हम इसका कितना फायदा ले सकते हैं। इतनी कैपेसिटी चाइना के अंदर एक्सेस, नई नई फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो रही हैं, वो सारी कैपेसिटी वो यहाँ शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास तो, उनको नहीं तो बेकार हो जाएंगी, उनके तो बैंकरप्सी सिस्टम से भी उनसे कोई लेगा ही नहीं ना। यहाँ जरूरत है उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स की। अगर हम इस जो ये शिफ्ट इतना अचानक आया है और हम इसका फायदा ले सकते हैं, तो आप मानिए ये हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत मेजर बूस्ट ला सकता है। और सप्लाई तो चाहिए ही सबको। अब अमेरिका कब तक ये ड्यूटीज बढ़ा के चल, अल्टीमेटली कंजम्पशन तो है ही ना। कितना महंगा करेगा वो अपनी चीजों को, कितना कंजम्पशन डिमांड आनी है, उस डिमांड में वापस वही चाइना प्लस वन वाली स्टोरी आने वाली है। लेकिन चाइना प्लस वन होने में अपने यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ना होने के कारण हम लोग स्टक थे कि कैपेसिटी क्रिएट नहीं हो रही है। अब अगर इधर हमारा वो माहौल ठीक होता है, बातचीत ठीक होती है, वो लोग तो कीन है ही, क्योंकि उन्हें तो माल कहीं तो बेचना है। तो ज़्यादा देर उनसे हम अपना फिनिश्ड मटेरियल गुड्स उठाने के या कंज्यूमर गुड्स उठाने के और लेबल अपना लगा के अपने ब्रांड्स के बेचने की बजाय मशीनें उठाए और अपनी फैक्ट्रीज यहाँ लगाए। ये अगर होता है तो आप एक्चुअली समझिए ये बहुत सरप्राइजिंग हो सकते हैं अगले 2 साल की इकोनॉमी किस लेवल पे जा सकती है। इतने सालों से गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे हमारी इकोनॉमी चल रही थी, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी स्लो हुई है, और ये एक उसका भी साइन है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा छोड़ के, वही पैसा था ना जीएसटी गवर्नमेंट के पास ज्यादा, गवर्नमेंट ने कहा चलो वापस करते हैं, कम लेते हैं। तो एक दिन का इवेंट नहीं था, अब ये पैसा हर महीने हर दिन की खरीदारी में बच रहा है कंज्यूमर का, तो कंजम्पशन बढ़ेगी। लेकिन कंजम्पशन बढ़ी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी टाइट हुई, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग पिकअप नहीं करेगी, और उसके करने के सारे रीजंस जो है ना कन्वर्ज हो रहे हैं, इससे बढ़िया कहते हैं ना स्टार अलाइनमेंट मैंने नहीं देखी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी लाइफ में। अब आ जाता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर कि वो ये सब फालतू की चीज़ों के ऊपर जो लगे हुए हैं, कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग के अंदर और गोल्ड स्टैकिंग के अंदर लगे हुए हैं, और सब इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेटर बनेगा, इतनी वेल्थ क्रिएट होगी, और देश का तो उसके साथ होगा ही भला, और ज़रूरत है इस समय की।
और मेरा ऐसा मानना है, जिससे ही बात कर रहा हूँ मैं, काफी लोगों से बात होती है, सब होती है, मैं अकेला नहीं बात कर रहा हूँ, सब लोगों को ये समझ में आ रहा है और धीरे धीरे उस तरफ पुश जा रहा है। आप देखेंगे फंड्स खड़े होंगे जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा देने के लिए खड़े होंगे। अभी तक जो होता था ई कॉमर्स के लिए है, या रिटेल के लिए है, या फिर फिनटेक के लिए है, या फिर हेल्थ टेक के लिए है। अभी ये खड़े होंगे जो, या कंजम्पशन के लिए, आप प्योर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बड़े बड़े फंड्स खड़े होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये सर फैक्ट्री इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए प्लीज सर, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद ये बात सुन रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, क्योंकि एक तरह से बहुत सारे क्रिटिसिज्म ये भी कहते हैं कि मेक इन इंडिया आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से ये उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था, और उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन, फंडिंग की दिक्कतें, बैंकिंग और फिनेंस की दिक्कतें बहुत बड़ा रोल थी। अब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर खुद खड़ा होकर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ देख रहा है, तो थोड़ा सा इसका आधार एक तो बताइए सर, और क्या आपका अनुमान है? आधार यही है मेरा इसका कि सबको चाइना प्लस वन, जैसे मेक इन इंडिया जैसी कोई भी बात होती है, अब उसको अब मोस्टली लोग क्या होते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल एंगल से देखना शुरू करते हैं। लेकिन ये एक मिशन मोड में जब मेक इन इंडिया की बात की गई और वो हर एक की जबान पे आना शुरू हुआ, वो जबान से आके दिमाग से आने में और फिर एक्शन में आने में टाइम लगता है, तो अब वो एक्शन का टाइम आने लगा है, तो लोगों को समझ में आने लगी सच में फायदा है। तो कुछ एक्शन जो जैसे BIS के ऊपर कुछ एक्शन लिए गए, फोर्स किया गया नॉन टैरिफ बैरियर के हिसाब से, फोर्स द हैंड कि भाई यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, यहाँ इसको खरीदिए। गवर्नमेंट की अपनी बाइंग शुरू हुई उधर से, फिर जब कंपटीशन होना शुरू हुआ तो समझ में आया, सप्लाई चेन हिली तो समझ में आया लोकल होनी चाहिए। तो करते करते ये सब स्टार्स मिल गए। उन सब में सबसे बड़ा बॉटलनेक आ रहा था हमारा चाइना के साथ जो खींचातानी चल रही थी, क्योंकि चाइना से मशीनरी लिए बिना आज की डेट में किसी भी देश के अंदर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लगाना पॉसिबल नहीं है। और अब मशीनें ना लेके उनसे सामान ले रहे थे पहले, अब मशीनें लेने का टाइम आ गया है। तो जो लोग पैसा लेके बैठे हैं, जिनको समझ है, बैंक्स का देख लीजिए ना, बैंक्स ने खुद बोला ना, हमें मर्जर एक्विजिशन के लिए पैसा देने के लिए दीजिए, हमें एक्विजिशंस के लिए पैसा फंड हम बैंक कर सकें, वो अलाउ किया RBI ने अभी लास्ट अपनी पॉलिसी के अंदर, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतना उसकी न्यूज बनती नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मिलके एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो गया करने का। एब्सोल्युटली। और जॉब्स क्रिएट तो वहीं होंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट करोगे आप, ये सिक्योरिटी गार्ड्स की और सेल्स स्टाफ की या फिर डिलीवरी बॉयज की, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रियल जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। हर एक को नहीं करना है ये काम, और ये कितना हो सकता है ये काम। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे शुभ संकेतों में से एक है। अगर हमारा फोकस, हमारा मतलब गवर्नमेंट से इतर, अगर फंडिंग और इन्वेस्टर्स का फोकस अगर जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग पर, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग ही आपको एक दीर्घकालिक गारंटी देगा ग्रोथ की। और अगर उस तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, तो इससे बड़ा शुभ संकेत कुछ हो नहीं सकता। गोयल सर, मैं थोड़ा सा एक और कंज्यूमर सेंटिमेंट के हिसाब से भी मैं बात करूंगा। GST कट के साथ साथ एक और हमने नारा दिया था, वो था वोकल फॉर लोकल। इसका वास्तविक प्रभाव क्या कुछ आप लोग माप पाए हैं? क्योंकि आपकी रिपोर्ट में 17% ग्रोथ क्रेडिट इसी को दिया गया है कि भाई लोकल को भी हमने वो किया था, लेकिन उपभोक्ता खर्च में वृद्धि अगर देखेंगे वो 5 से 7% है। तो थोड़ा यहां पर लग रहा है कि क्या वाकई में हम वोकल फॉर लोकल हुए हैं GST रिफॉर्म के साथ साथ? आपका अनुमान क्या है सर? देखिए, हम ये देख रहे हैं छोटे छोटे कस्बों में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत दुकानदार अपनी दुकान पे बड़े स्वाभिमानिक तरीके से लगा रहे हैं बोर्ड कि हम यहाँ पे लोकल सामान ही बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज आया है। इस बारी जो दिवाली पे चाइनीज लाइट्स, चाइनीज क्रैकर्स और ये सारी पता नहीं क्या क्या चीजें बिकती थी, इसमें हम देख रहे हैं लोग काफी पूछ रहे हैं दुकानदारों से कि भाई हमको इंडियन चीजें दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक इंडियन चल रहा है। तो एक ये डेफिनेटली वोकल फॉर लोकल की तरफ रुझान है। चेंज होने में टाइम लगेगा, एकदम ओवरनाइट कुछ नहीं होता, लेकिन एक डेफिनेटली एक सिग्नल है। आज दुकानदार भी चाह रहा है कि मैं लोकल माल बेचूं, और उपभोक्ता भी चाह रहा है लोकल माल मैं खरीदूं। ऑफ कोर्स, जैसे सानी साहब ने कहा, हमको मैन्युफैक्चरिंग जिस दिन हमारी एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, उस दिन हम उनके साथ कॉम्पीट करने लगेंगे। उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, ऑफ कोर्स, उसके लिए डिटेल में कभी और हम एग्जामिन कर सकते हैं, जी जरूर। लॉजिस्टिक कॉस्ट्स वगैरह सारी। लेकिन जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं पिछले कई सालों में, अगर आप GST को ही देखेंगे, आज जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था, हर स्टेट की अलग टैक्स वो था स्ट्रक्चर, जगह जगह चौकियां लगी होती थी स्टेट बैरियर्स पे, वो सब रिमूव हुई हैं। ट्रक मूवमेंट्स में स्पीड आई है। वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट अलग हो गए हैं। पहले लोग वेयर हाउस बनाते थे स्टेट बाउंड्रीज के हिसाब से,
अब एफिशिएंट जो उनके लिए इफेक्टिव जगह है, एफिशिएंट जगह है, उस हिसाब से लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रही है, तो कॉस्टिंग कम हुई है। ऑफ कोर्स हमको इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना है, जैसे सानी साहब ने बताया, और उस स्टेप में हम जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की तरफ हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि टैक्स स्ट्रक्चर्स भी सिंप्लीफाई हो, टैक्स प्रोसीजर्स भी सिंप्लीफाई हो। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी आज की डेट में नंबर 2 की इकोनॉमी है। जब वो लोग फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे, उनको डर होता है, मैं आज रजिस्ट्रेशन लूंगा फिर मेरे को रिटर्न भरने पड़ेंगे, काफी लोग उससे बच के चलते हैं। जब ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, वो रजिस्ट्रेशन लेंगे, वो प्रॉपर रिटर्न्स फाइल करेंगे, तो काफी जो ग्रोथ है जो हमारे को भी दिखती नहीं है, वो हमारे आंकड़ों में हमको दिखने लगेगी। क्रेडिट आसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ा दुकानदार है जिसकी बहुत सेल हो रही है, लेकिन बैंक में वो कुछ नहीं रखता, जब उसके रिटर्न स्ट्रांग होने लगेंगे तो बैंक से क्रेडिट फ्लो आसान हो जाएगा। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट उस तरफ चल रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि हम एक रिवोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। अगले 4-5 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पॉजिटिवली मेरे को लगता है बहुत बड़े चेंजेस होंगे। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से भरसक रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। ईपीएफओ को ऑलमोस्ट आपने एटीएम जैसा बना दिया है। कोशिश यही की जा रही है कि आप स्पेंड करें, पॉजिटिवली स्पेंड करें, स्पेकुलेशंस में स्पेंड ना करें। हमने उस दिन भी कहा था इसलिए पॉजिटिव स्पेंड करें। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है, और तमाम जो बैरियर्स हैं स्पेंडिंग के, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वाकई में एक रिफॉर्म के हम एक एरा में हैं। बट इस दिवाली में ओवरऑल सेंटिमेंट बड़ा शानदार लग रहा है। लेकिन ओवरऑल बड़ी दीपावली हमारी उस दिन होगी जिस दिन हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ की हर दिन दिवाली होगी, हर क्वार्टर दिवाली होगी, हर छमाही दिवाली होगी। और उसके लिए रोड मैप क्या है ये आपने समझा। अच्छी बात, मैं इसको टेक अवे की तरह लेकर के जा रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा फोकस आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसी उम्मीद के साथ कि सबके लिए दीपावली शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहनी सर, थैंक यू सो मच सर। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत गोयल सर, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र लूनिया सर, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए।